जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बीएड के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं कला वर्ग के लिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश बीए प्रवेश परीक्षा। दूसरा प्रैक्टिस सेट लोड किए थे, दूसरा लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। खंडा सामान्य जानकारी शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं? क्या प्रश्न है? चाय और कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती है? ठीक है। देखिए, चाय तथा कॉफ़ी उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में कहाँ उगाई जाती हैं? तो देखिए, चाय कहाँ उगाई जाती है? चाय सिर्फ नहीं, चाय और कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी भाग में भारत में नहीं उगाई जाती। यूपी में कहाँ होती है ना? तो चाय और कॉफ़ी दोनों दक्षिण भारत में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती हैं? दक्षिण भारत में। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सूरवंश था ये, जो इसका संस्थापक कौन था? सूरवंश के बीच में एक वंश और चला था। सूरवंश जो था, मुगल शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में सूरवंश बीच में आया था। तो इसके शासक कौन थे? शेर शाह, ब्रैकेट में खान, सी ऑप्शन है खिलजी, डी इनमें से कोई। तो अगर याद हो तो शेर शाह सूरी था। सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था, जिसने हुमायूं से चौसा और बिलग्राम ये दोनों युद्ध किया था और मुगल वंश पे अधिकार कर लिया था। हुमायूं को छोड़ के भागना पड़ा था। इसलिए कौन सा सही होगा? शेर शाह खान, बी वाला। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, महारौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महारौली या मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न, सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताएंगे। पहला कथन है, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना। हमने रावय, पाकू, अकाअक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये बढ़िया से बताया था। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित थी। ये तो सही है। बी, उसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। और सी है, सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब देखिए, अगर सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी ना होता तो उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की संगीत हुई थी। तो बी और जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर जैसे आपके शासनकाल में कोई चीज़ हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं आप उस धर्म को मानते हैं, तो इसी तरह से इसमें ये सत्य है। उसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ, नहीं, गलत है। ठीक है ना। तो चौथे का क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों गलत है, और जो ऑप्शन डी में मिल रहा है बी और सी दोनों। ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी?
लौह युगीन, ताम्र युगीन, नवपाषाण कालीन, कांस्य युगीन। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी बताइए। देखिए लौह युग तो आधुनिक युग चल रहा है, ठीक है, इसलिए लौह युगीन गलत है। ताम्र युगीन के समकालीन थी, किसके समकालीन थी? ताम्र युगीन। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, सिद्धराज जयसिंह। कौन सा था? देखिए पृथ्वीराज चौहान 1191 में युद्ध हुआ था, 91 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ था। तो भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है ना, ऑप्शन सी से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं? क्रिकेट से कौन सा शब्द नहीं संबंधित है? फाइन, काट, मिड विकेट, लॉ। तो क्या होगा? फाइन, काट, मिड विकेट ये क्रिकेट से संबंधित है, तो कौन सा सही हो जाएगा? लॉ। लॉ ये क्रिकेट से संबंध नहीं रखता, है ना। अगला प्रश्न देखिए 8वां, पलासी का युद्ध, किसका युद्ध? पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलाई के बीच कब लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है 26 जून 1754, 28 जून 1759, 25 जून 1756, 23 जून 1757। तो कब लड़ा गया था याद है? 1757 में लड़ा गया था। देखिए 1757 में कोई ऑप्शन और भी नहीं है, तो 1757 23 जून को लड़ा गया था, ठीक है। आज 28 जून है, 23 जून को लड़ा गया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को, प्रश्न नंबर 9, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना गया? 3 दिसंबर 1949, 16 अगस्त 1949, 16 मई 1946, 4 दिसंबर 1946। किस दिन के लिए? 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट कार्रवाई दिवस के रूप में चुना गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है? अब बताइए हॉकी से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? सोडा, लाइन, ब्रेकर, हैट्रिक, हाफ, वॉली, कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये है सोडा, लाइन, यह हॉकी से संबंधित नहीं। अगला शब्द, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? साइमन कमीशन का आगमन, रॉलेट एक्ट कानून, क्रिप्स मिशन का आगमन, चौरी चौरा हत्याकांड। किसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट कानून। प्रश्न नंबर 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए सांप्रदायिक दंगे रोकना, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, भारत के लिए प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करना,
सरकारी योजनाओं में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। तो सबने अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 16 और 12। तो ये है 12 भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में कौन सी है? नहीं है, अंग्रेजी को छोड़कर अंग्रेजी नहीं है। प्रश्न नंबर 14। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? पहला, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल। बी वाला, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन। सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल। डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जब अब तो सभी लागू हो सकते हैं, लेकिन जब 370 धारा नहीं हटी थी तो वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। ठीक है ना? तो ये प्रश्न उसी समय का है, इसलिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल नहीं। प्रश्न नंबर 15। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन से? 28वें, 42वें, 40वें, 44वें? अब बताइए, संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया किस संविधान संशोधन से? ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय जोनल या मुख्यालय क्या? ठीक है, बिलासपुर, हुबली, जबलपुर, भुवनेश्वर। ये है बिलासपुर में। ठीक है, हम आपको इसके वीडियो अलग से दिखाए दिए हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर बस आप इतने समझ लीजिए, आगे फिर। कर्क रेखा निम्नलिखित स्थान से या उसके से निकटतम दूरी से गुजरती है? रतलाम, सागर, शहडोल, विदिशा। निकटतम सबसे नज़दीक किससे गुजरती है बताइए? ठीक है, कहाँ से गुजरती है? ये रतलाम से सबसे निकटतम गुजरती है, इसमें सबसे नज़दीक रतलाम है। ठीक है ना? अब जो है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिख रहा है? चलिए, दिखना चाहिए। देखिए, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है किस राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब। किस में है? तमिलनाडु में। वैसे तो अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन होता तो उत्तर प्रदेश से ही होता। प्रश्न नंबर 19। डांगर बैंक से तात्पर्य क्या है? जापान के तटीय क्षेत्र, पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, हिंद महासागर के मत्स्य क्षेत्र। कौन से बैंक से संबंधित है? तो क्या है इसका मतलब? है डॉगर बैंक का मतलब है सी, 19C, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 20। स्पीयर हेड शब्द किस खेल से में प्रयुक्त किया जाता है? गोल्फ, तैराकी, जूडो, सुमो कुश्ती। किस में किया जाता है?
तैराकी में शब्द प्रयोग किया जाता है स्पीयर हेड। प्रश्न नंबर 21, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की दूरी बराबर कितना होता है? 122 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ये देखिए हमने डिटेल में अपनी भी एक वीडियो बना करके अक्षांश रेखा वाला बना दिया है। 111 किलोमीटर होती है, एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए 22 प्रश्न हम लोगों ने सफलतापूर्वक हल कर लिया, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखें। तेईस नंबर, निम्नलिखित में से घाना पक्षी उद्यान किस नए नाम से जाना जाता है? काजीरंगा, सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर उद्यान। तो किससे नाम से जाना जाता है? सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है? कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कहाँ है? केरल में। पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? केरल में। 25 नंबर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? मार्च 2000, अप्रैल 2002, जून 2002, अप्रैल 2001। कब ज्ञात की जांच की गई थी? तो क्या होगा? अप्रैल 2002 में जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? ANZ ग्रीन लेज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सिटी बैंक। किस बैंक की शाखाएं ज़्यादा भारत में? ANZ ग्रिंडलेज बैंक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालो का संबंध है उत्पत्ति संग्राम से, त्रिदिशीय संग्राम से, राज्य संग्राम से। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? त्रिदिशीय संग्राम से। संग्राम का मतलब युद्ध, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से आपने 27। प्रश्न नंबर 28, भारत की किस व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? बताइए कौन सी कंपनी है? विप्रो, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। इनमें से कोई नहीं। तो किसने अदा किया? इन्फोसिस कंपनी, ठीक है। चलिए अगला देखें। प्रश्न नंबर 29, भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 14, 12, 21 और 19। कितनी है बताएंगे? 12। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। प्रश्न नंबर 30, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? डी, 30 का डी, वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 9, 10, 11 और 15। कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या न्यायालय में? 10 न्यायाधीश होते हैं। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, चलिए देखें।
खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? परमार, चालुक्य, चोल, चंदेल। तो किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? परमार, चालुक्य, चोल, चंदेल। बताइए। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पहला ऑप्शन तमिलनाडु के चोल, बी बादौरी के चालुक्य, सी कल्याणी के चालुक्य, डी कांची के पल्लव। किसका था बताएंगे? तो बादौरी के चालुक्य। प्रश्न नंबर 34, उत्तर मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन में से संबंधित जानकारी मिलती है? चालुक्य, सातवाहन, पल्लव और चोल। किससे मिलती है बताइए? तो 34 के डी, चोल वंश की जानकारी मिलती है। 35 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तेल। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित? पहला ऑप्शन बी झोटा, सी तमाशा, डी राउत। तो कौन सा है? झोटा। ये जनजातीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शंकराचार्य ने, प्रश्न नंबर 37, शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड, गौरी कुंड, गंगा नदी, हेमकुंड। तो कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड से। 38 नंबर, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? पहला ऑप्शन रोम, यूनान, मिस्र, इंग्लैंड। ये तो प्रश्न बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा। बताएंगे। तो रोम, यूनान से ही ओलंपिक, ग्रीस या यूनान, यहीं से शुरू हुई है। ठीक है ना। ग्रीस या यूनान से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बताइए। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक। तो किस में स्थित है? काराकोरम में। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पे आए। 40 नंबर पे आए। चालीस नंबर का प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, कात्यायन, मिहिर सेन। कौन था बताएं? पहला ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट। प्रसिद्ध खगोलक थे प्राचीन भारत। प्रश्न नंबर 41, 2010 फीफा विश्व कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में, बर्लिन में, जोहान्सबर्ग में, लंदन में। तो बताइए कहाँ आयोजित किया था? बताएंगे। तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 42, सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? पहला ऑप्शन रैमजे मैकडोनाल्ड, बी वाला चेम्सफोर्ड है, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। किसने किया था? 42 का ए रैमजे मैकडोनाल्ड। तीसरा 43 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? उदय प्रकाश, लक्ष्मण दुबे, नंजिल नंदन, मंगत बादर। किसको मिला है बताइए?
उदय प्रकाश को मिला। प्रश्न नंबर 44, हीमोफीलिया रोग का कारण है हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में थक्का जमने वाले प्रोटीन की कमी, सफ़ेद रक्त कणिकाओं की कमी, मच्छर का काटना। तो हीमोफीलिया बीमारी रोग किसके कारण होता है बताएंगे। तो ये रक्त में थक्का जमने वाले प्रोटीन की कमी जब हो जाती है तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। 45 नंबर, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? बहामा, बाराबाडोसा, बरमूडा, वेस्ट इंडीज। तो ब्रिज टाउन कहाँ किसकी राजधानी है तो बताएं। 45 का भी बारबाडोस की राजधानी है। प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक वायरस, कंप्यूटर का प्रकार, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, मेमोरी, डिवाइस। क्या है बताएंगे। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 47 नंबर, द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935। किसमें हुआ था द्वैध शासन बताएं। 47 भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? रैफल्स होम, होली ट्रिनिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर्स होम, तो किसने कौन सी संस्था की स्थापना की थी बताइए। 48 किसी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये बहुत उदार थी। तो ये जो है कुष्ठ रोगी के निवारण के लिए विशेष योगदान इनका है। ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ज्योति रंधावा गोल्फ, बी तान्या सचदेव बैडमिंटन, सी मिथाली राज क्रिकेट, डी शिखा ओबेरॉय टेनिस। ये महिला खिलाड़ी हैं। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं जोड़ा? तो बी वाला, तान्या सचदेवा बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, बाकी सब खेलती हैं जो दिया गया। ज्योति रंधावा गोल्फ खेलती हैं, मिथाली राज क्रिकेट खेलती हैं, शिखा ओबेरॉय टेनिस खेलती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 50, तो 50 में आइए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बहुत इजी प्रश्न है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। बताइए कौन सा सही होगा। इन्होंने अपनी जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। ठीक है। चलिए 50 वर्ष कंप्लीट हो गए। आगे चले 50वें खंडवा में हिंदी। चलिए मित्रों, खंडवा हिंदी भाषा प्रश्न नंबर 51 से आगे देखते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 51 से 60। निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के अंत में दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प की पहचान कीजिए। इसे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ आप बढ़िया से पढ़िए। यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टतया विज्ञान शांति के दौरे में रचनात्मक होता है और युद्धकालीन में यही विनाश रूपी भूमिका में परिवर्तित हो जाता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं।
वे युद्ध को अत्यधिक भयावह जरूर बना सकते हैं। अभी तक इस अस्त्र हमें विनाश के कागार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना न होकर बल्कि युद्ध को रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। परंतु हिरोशिमा पर बमबारी ने हमें यह चेतावनी दी है कि वास्तव में हम तत्काल प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। तत्काल प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए काफ़ी विलंब हो चुका है, जबकि कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। अब हमारे समक्ष ये प्रश्न मुंह खोले खड़ा है, क्या शिक्षा एवं सहिष्णुता, सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारी विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हम सभी को समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 51 पे आए। कह रहा है प्रश्न नंबर 51, लेखक के मतानुसार मानव का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि पहला ऑप्शन, विज्ञान मात्र अस्त्रों का आविष्कार करता है जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं। बी ऑप्शन, विज्ञान युद्ध कला में विनाशकारी हो जाता है। सी ऑप्शन, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र ही युद्ध के असली कारण है। डी, विज्ञान द्वारा आविष्कृत मात्र अस्त्र ही युद्ध के कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? डी, विज्ञान द्वारा आविष्कृत मात्र अस्त्र ही युद्ध के कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश हो सकता है। तो युद्ध के कारण विज्ञान नहीं है, तो ये डी वाला सही हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा? चलिए प्रश्न नंबर अगला 92, युद्ध रोका जा सकता है यदि पहला ऑप्शन, विज्ञान को समूल विनाश की अनुमति ना दी जाए। दूसरा ऑप्शन, विधि के एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकें। सी, विज्ञान की सुविधाओं का प्रयोग मात्र युद्धकाल में ही हो। डी, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र युद्ध घोषित करने के लिए प्रयुक्त न हो। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी, विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर 53, लेखक के अनुसार हमारी समस्या है विज्ञान की सामाजिक शक्तियों का प्रतिबिंब बनाने से रोकना, वैज्ञानिक गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबंधित करना, सी, युद्ध समाप्त सुनिश्चित करना। चौथा है वैज्ञानिकों को विनाशकारी गतिविधियों को से रोकना। तो ये हमारी समस्या है युद्ध समाप्त सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 54, विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु पहला ऑप्शन, सामाजिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन, शिक्षा और व्यापक दृष्टि। तीसरा, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन। चौथा, उपयुक्त बी और सी दोनों। तो इसमें बी और सी दोनों सही। प्रश्न नंबर 55, विनाश की दहलीज पर खड़ा करना का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन, मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना। दूसरा, नए भविष्य की दहलीज पर ले जाना। सी वाला है विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रवृत्त होना। डी, रहस्यमय भाव को इंगित करना। तो इसमें ए है मृत्यु और विनाश के समीप ले जाना। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन गद्यांश में सन्निहित नहीं है? लोग अकारण युद्ध के लिए विज्ञान पर दोषारोपण करते हैं। ये है बी है विज्ञान का विध्वंसात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होना। ये भी है।
सी विज्ञान और उसके द्वारा आविष्कृत अस्त्रों दोनों का है युद्ध की विभीषिका की वृद्धि में कोई योगदान नहीं, पूरा योगदान है, यही गलत है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा गद्यांश में प्रयुक्त शब्द अराजकता का विलोमार्थी है? कानून और व्यवस्था, राजनीतिक दबंगपन, आर्थिक संपन्नता, सांप्रदायिक सौहार्द। तो ये पहला वाला कानून और व्यवस्था अराजकता का विलोमार्थी। प्रश्न नंबर 58, हमारा कार्य कदाचित ही प्रारंभ हो पाया है का अभिप्राय क्या? अभी प्रारंभ ही नहीं हो पाया है। दूसरा ऑप्शन अभी प्रारंभ हुआ। तीसरा ऑप्शन आधा रास्ता तय कर लिया गया। चौथा ऑप्शन अभी प्रारंभ हुआ परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ। तो 58 का कौन सा सही होगा? ए वाला, अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ। कदाचित का मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 59, गद्यांश में वर्णित कदम से कदम मिलाना का क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन दूरी बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन बराबरी बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन चुनौती देना, चौथा ऑप्शन पलायन से रोकना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कदम से कदम मिलाना, चुनौती देना, डी सही। 59 का सी सही। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है? अगर इसका हमें शीर्षक देना हो तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा ऑप्शन विज्ञान युद्ध की विभीषिकाएँ, सी विज्ञान युग विश्व शांति, डी है विज्ञान युग नई पीढ़ी। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए विज्ञान युग युद्ध की विभीषिकाएँ, यही इसका उपयुक्त शीर्षक है। चलिए प्रश्न नंबर 61, इसके 61 से 64 तक का, 65 तक का है, 64 तक का देखिए दिया है। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना आपको। अभी लोकोक्ति और मुहावरा दिए गए हैं। 61 नंबर का है, अंगारों पर लौटना, क्या अर्थ है? खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, आग से खेलना, दूसरों को दुखी करना। तो क्या होगा? अंगारों पर लौटना, अंगार पे लेटेंगे तो क्या होगा? आप दुख सहेंगे, ठीक है ना? तो 61 का बी से। चलिए प्रश्न नंबर 62, टच से मस नहीं होना, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो अनुनय विनय से ना पसीजना, यही टच से मस ना होना, अर्थात किसी को उसकी किसी की बात का कोई प्रभाव ना पड़ना। प्रश्न नंबर 63, भूजी भांग ना होना, नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में ना रहना, धोखा देना। एक कहावत है, देखिए कहते हैं लोग घर में भूजी भांग नहीं है, माने दरिद्र होना, ठीक है। प्रश्न नंबर 64, हाथ के तोते उड़ना, एक पहला ऑप्शन एकदम अंधेरा छा जाना, दूसरा ऑप्शन हाथ से मौका निकल जाना, तीसरा अचानक संकट आ जाना, चौथा अचानक घबरा जाना। तो हाथ के तोते उड़ने का अर्थ है कि हमारे हाथ से एक मौका चला जाए, ठीक है ना? तो ये है, अर्थात ये किस ऑप्शन में है? बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 65 से 66, निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना। 4 अर्थ दिए गए लेकिन आपको एक ही का अर्थ का चयन करना है, वो भी सार्थक हो, समानार्थी हो, अर्थात पर्यायवाची। केतु, केतु का पर्यायवाची कौन सा होगा? सार्थक शब्द बताएं। झंडा, आचार्य, किरण, दिशा। तो केतु का समानार्थी क्या सा है? झंडा, ठीक है। चलिए 66 नंबर के प्रश्न पे, तनु, तनु का पर्यायवाची क्या होगा या समानार्थी? शरीर, झील, चंद्रमा और खटिया। तो तनु का क्या होगा? शरीर, तन, तन,
ठीक है, शरीर होता है। अगला प्रश्न पढ़िए, निर्देश 67 से 68। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छाटिए। अब की बार क्या छाटना है? विलोम छाटना। पहला 67 नंबर है आकर्षित। आकर्षित का विलोम क्या होगा? अनाकर्षित, सुदूर, विच्छेद, घेरे। तो क्या होगा आकर्षित का? आकर्षित, अनाकर्षित। प्रश्न नंबर 68। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र, लोकतंत्र, नायक तंत्र, प्रजातंत्र। तो क्या होगा? गणतंत्र माने जनता का शासन, राजतंत्र माने राजा का शासन। चलिए प्रश्न नंबर 69 से 70। निम्नलिखित निर्देश दिया, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसे चुनना। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है बताइए। 69 में नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, डी है परिषद। कौन सा? देखिए, नियुक्त सही है, सर्वेक्षण सही है, परिषद सही है, लेकिन अंतर्गत कैसे लिखा जाता है जानते हैं? अंतर्गत, अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, अंतर्गत। और आपको दिया गया है इसलिए सी सही है, 69 का सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रतिज्ञा, व्यय, उत्थान प्रश्न में इसमें कौन सा भिन्न है? प्रतिज्ञा। ये देखिए, तत्सम का चयन करना, काज, बेश, घर, नौकर। तो बेश सही है। 72 में देखिए, कौवा, कोआ, कागा, काक। इसमें कौन सा होगा? कोआ, काक। काक ये तत्सम है, काक है, काक है, पिक है, पिक है, ठीक है ना। निर्देश दिया है प्रत्येक 73 से 74। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। कौन सा एक सही है? सही संधि विच्छेद का चयन करिए। बहिष्कार, बहिष्कार में दिया गया बहिधनकार होता है। ये सब तीनों गलत है, देख लीजिए ऑप्शन, तीनों गलत है। ये होता है विसर्ग के बाद यदि का मिल जाए तो विसर्ग का खट्टी सा हो जाता आधा। नाविक का नौधन एक बराबर नाविक। प्रश्न नंबर 75। जिस तक पहुंचा ना जा सके अगम में। प्रश्न नंबर 76। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न या शत्रुहन कहते हैं। प्रश्न नंबर 77। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो ये क्या कहते हैं? आनंदी, संतोषी, शीघ्र संतोषी या आशुतोष। तो शीघ्र कौन प्रसन्न होते हैं? आशुतोष अर्थात भगवान शंकर। प्रश्न नंबर 78। चलिए देखें, मन को आकर्षित करने वाला मनोहर होता है। प्रश्न नंबर 79। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। प्रश्न नंबर 80। रश्मरथी का नायक कौन है? रामकृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी। तो इसका नायक है कर्ण। प्रश्न नंबर 81। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की। प्रश्न नंबर 82। रत्नाकर का क्या अर्थ है? सागर। प्रश्न नंबर 83। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न नंबर 84। आला के रचयिता का नाम क्या? श्रीधर, भट्टकेदार, जगनिक, चंद्रवरदाई। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार और आया था। तो इसके रचयिता कौन है? जगनिक। प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? पहला ऑप्शन तूफान, बवंडर, अंधड़, कपासी, मेघ। तो कौन सा बेमेल है? तो देखिए, कपासी मेघ ये बादल है, बाकी हवा के रूप है, आधी तूफान के रूप है। प्रश्न नंबर 86।
मोहन एक चतुर बालक है। इस वाक्य में चतुर क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? पहला गुणवाचक विशेषण। ये चतुर क्या है? मोहन की विशेषता बता रहा कि मोहन के गुण की विशेषता, इसलिए गुणवाचक विशेषण। चलिए प्रश्न नंबर 87 देखिए। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या? मूर्ख, बिल्कुल अनपढ़, विद्वान, इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अनपढ़, जिसे लोग कहते हैं अंगूठा छाप। प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है कौन? अग्नि, उज्ज्वल, स्वच्छंद, इष्ट। तो कौन सा शुद्ध रूप है बताइए? अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध है। देखिए तो अग्नि शुद्ध है, स्वच्छंद शुद्ध है, इष्ट शुद्ध है। उज्ज्वल दोस्तों अशुद्ध है, क्योंकि उज्ज्वल लिखा जाएगा कैसे? उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह और ला, क्या होगा? उज्ज्वल। ठीक है ना, इसलिए अशुद्ध है। यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 89। महीप का अर्थ क्या है? इंद्र, देवता, नृप, महापुरुष। तो क्या होगा? नृप, नृप माने राजा। महीप का अर्थ क्या होगा? राजा। चलिए प्रश्न नंबर 90। अच्छे आचरण वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? पहला ऑप्शन सुगाचारी, बी ऑप्शन सदाचारी, सी ऑप्शन दुराचारी, डी ऑप्शन सुराचारी। अच्छे आचरण वाला तो क्या होगा? सदाचारी। कौन सा सही होगा? सदाचारी। प्रश्न नंबर 91। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत की किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद। तो किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। प्रश्न नंबर 92। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद तो क्या होगा? सदाधन नंद गलत है, सदधन आनंद गलत, सदाधन आनंद गलत है, सतधन आनंद यही सही होगा मित्रों, यही सही होगा डी वाला। तो 92 का डी। 93 में देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा? ममता, शीतलता, तमाशा, जड़ता। तो देखिए इसमें सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? तमाशा। बाकी ममता, शीतलता, जड़ता स्त्रीलिंग है, तमाशा पुल्लिंग है। तमाशा देखा जाता, देखी नहीं जाती। प्रश्न नंबर 94 में बताइए चौराहा में समास कौन सा है? चौराहा माने चार राहों का समाहार, अर्थात क्या हो जाएगा? तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय दिग। क्या हो जाएगा? दिग, दिग। चौराहा जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए, गिनती आ जाए, वहाँ दिग समास होता है। चलिए प्रश्न नंबर 95। कृत्रिम का विलोम क्या है? कृत्रिम का विलोम क्या है? सहज, असली, अप्राकृतिक, निर्मित। तो क्या होगा? असली, अर्थात कृत्रिम का प्राकृतिक होना चाहिए था, लेकिन प्राकृतिक ना दिया, असली दिया है, तो यही असली ही सही होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 96। रवींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या होगा? रवि धन इंद्र, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, ये होगा रवि धन इंद्र। छोटी छोटी मिलके बड़ी मिल जाएगी तो रविंद्र बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 97। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाते हैं वह कहलाता है, वह डाट डाट कहलाता है। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाते हैं। आशु कवि, प्रत्युत्पन्न मत, बुद्धिमान, प्रज्ञावान। तो क्या होगा? प्रत्युत्पन्न मत। आज कब उसे कहते हैं जो तत्काल कविता रखते। ठीक है ना।
तो प्रत्युत्पन्न मत, तत्काल उत्तर सोच जाए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 98, तद्भव शब्द है कौन सा? कौन सा तद्भव है? सिंह, चीता, व्याघ्र, मूषक। कौन सा सही है? डी वाला मूषक तद्भव। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 99, बंदो चरण कमल हरिराई में अलंकार बताइए। उपमा, श्लेष, उदाहरण, रूपक। तो बताइए कौन सा अलंकार है? बताइए। इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 100, बालू की भीत, और इसका पूरा बालू की भीत ओछे के प्रीत। मतलब ओछा व्यक्ति बालू की भीत जैसे टिकती है, या उसी प्रकार से ओछे व्यक्ति की प्रीत होती है। या जैसे आप कह सकते हैं बालू पे लिखना कितने समय तक रहेगा? लहरें जो आएंगी मिटा के चली जाएंगी। तो क्या होगा? शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी इलाका गलत, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। निस्सार वस्तु, एक मजबूत दीवार। तो कौन सा सही है? 100 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा भैया। ठीक है दोस्तों, भाइयों, बी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। चलिए, इस प्रकार से हमने बीएड के प्रैक्टिस सेट के, दूसरे प्रैक्टिस सेट के, पहले पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया। अब हम कल जो है ये अगले जो प्रैक्टिस सेट को लोड करेंगे। आप पढ़ाई अच्छे तरह से करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ठीक है, तो चलते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके इसके दूसरे पार्ट को लेकर के। जय श्री कृष्ण।